पिछले भाग में आपने देखा। मालकिन, सुना है आपको बाबा की देखभाल के लिए किसी आया की जरूरत है। हमें काम पर रख लीजिए। मालकिन, हम बहुत गरीब हैं, कोई सहारा नहीं है। सारी जिंदगी आप लोगों के पैर धो धो कर पिएंगे। पन्ना के आंसू को देखकर शशि का मन पिघल जाता है और वो अपने बेटे कुलदीप की देखभाल के लिए उसे अपने घर में रख लेती है। कुलदीप की देखभाल के अलावा भी पन्ना का यहाँ आने का कोई कारण हो सकता है, यह तो शशि ने कभी सोचा ही नहीं था। उसके हवेली में आने का कारण बरसों पहले हवेली के सीने में दफन हुआ वो राज था, जिस पर आज तक पर्दा लगा हुआ था। आज के दिन अखिलेश बाबा का जल लेकर घर लौट गया था। आज कमला अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी। उसके कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर उस पर एक मोटी लोहे की चेन भी लपेटी गई थी, ताकि किसी भी हाल में वो अपने कमरे से बाहर ना आ पाए। आधी रात बीतने के बाद एक काला सा साया आकर कमला के दरवाजे की चैन को खोलता है और अंधेरे में हवेली में ही गायब हो जाता है। कुछ देर बाद हवेली कमला की चीखों से गूंज रही थी। जैसे ही चीख पुकार की आवाज सुनाई देती है, अखिलेश, शशि और कुलदीप दौड़ते हुए ऊपर कमला के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कमला अपने कमरे से गायब हो गई है। बाबूजी, ये कमला कहाँ चली गई? और इतनी मोटी चेन अपने आप आखिर खुल कैसे गई? कमला के चीखने की आवाज नीचे तहखाने से आ रही है। जल्दी चलिए, कहीं वो खुद को कुछ नुकसान ना पहुंचा ले। कमला अपने हाथों को जोर जोर से झटक रही थी और पागलों की तरह चीख रही थी। खून, खून, यहाँ पर खून है। खून बिखरा हुआ है यहाँ चारों तरफ। देखो देखो, वहाँ वो बैठी हुई है, वो बुला रही है मुझे। मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। नहीं, खून है यहाँ। वो कह रही है वो ले जाएगी मुझे। यहाँ खून है, मुझे ये सब साफ करना होगा। मेरा पूरा शरीर खून से गंदा हो गया है। मैं नहाना चाहती हूँ। अखिलेश चुपचाप उसके नहाने के पानी में 2 बूंद बाबा की दी हुई अभिमंत्रित जल भी डाल देता है। बहूजी फिर से वैसे हो गई हैं। मैं उन्हें नहलाने के लिए जैसे ही गुसल खाने में ले गई, वो जानवर की तरह गुर्राने लगी और पानी की बाल्टी उठाकर दूर पटक दी। मैं उनका कमरा बाहर से बंद करके आई हूँ। मेरी तो अब वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। माँ, एक बात बताओ, मैं इसी घर में पैदा हुआ, यहीं पर रहते हुए मैं 25 साल का हो गया, लेकिन आज तक मैं उस कमरे के बारे में नहीं जानता। और ऐसा क्या है उस कमरे में जो इतने सालों से वो बंद पड़ा है, जिसके बारे में किसी को पता तक नहीं था? अगले दिन सुबह 4 बजे ही ठाकुर की हवेली पर अघोरी बाबा दस्तक देते हैं। कहाँ है वो बच्ची? क्या ये जो जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आ रही है, ये वही है? बाबा अपने साथ लाई हुई सामग्री को घर में बिछाते हैं और उसके बाद उस जल के ऊपर कुछ मंत्रों की क्रिया करने लगते हैं। कुछ देर तक जल को अभिमंत्रित करने के बाद आपके घर में अवश्य ही कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ से ये सब शुरू हुआ है। आप मुझे उस तहखाने तक ले चलिए। बाबा के कहने पर कुलदीप बाबा को उस तहखाने तक ले जाता है। वहां पहुंचकर बाबा वो जल का पात्र उस कमरे में रख देते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते पात्र में रखा हुआ जल जोर जोर से हिलने लगता है। मेरा शक बिल्कुल सही था। ये कमरा आपकी हवेली में कब से है? आप कुछ तो जानते होंगे इस कमरे के बारे में, वरना इस तरह से इसे खुफिया रखने का कोई तो मतलब है ना। जरूर कुछ तो राज है इस कमरे के पीछे। बाबा, वैसे तो ये हवेली मेरे पुरखों के जमाने की है। मेरे दादा के पिता ने ये हवेली बनवाई थी, लेकिन मेरा बचपन इसी हवेली में बीता है। मुझे अच्छी तरह याद है, पहले यहाँ ऐसा कोई खुफिया कमरा नहीं था। इस कमरे को छोटा करने के बाद ये खुफिया कमरा बनाया गया है। अब किसने किया और क्यों किया, ये तो मैं भी नहीं जानता। यदि आप कुछ जानती हैं तो बता दीजिए। वैसे मेरे पास तो सच पता करने के और भी तरीके हैं। मैं अपनी सिद्धियों से उस आत्मा से सारा सच पता लगा सकता हूँ। आपने बताया था कि आपकी बहू के सुहाग के सामान के साथ भी कुछ छेड़छाड़ हुई थी। जी बाबा जी, हमारी बहू की सुहाग की चूड़ियों की जगह न जाने कहां से काली चूड़िया आ गई थी। क्या वो काली चूड़िया अभी भी है आपके पास? अगर है तो लेकर आइए। लीजिए, बहू के हाथों से उतरवा कर ये चूड़ियाँ मैंने अपने पास रख ली थी। बाबा कुछ देर तक आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर हाथ में जल लेकर कुछ बूंदे उन चूड़ियों पर छिड़कते हैं तो चूड़ियों का रंग बदलने लगता है और फिर धीरे धीरे लाल हो जाता है। ये देखिए, ये चूड़िया कभी काली नहीं थी। ये वही लाल चूड़िया है जो आपने अपनी बहू के शगुन में रखवाई थी। किसी ने काला जादू किया है इनके ऊपर। आपके बहू के ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है।
काला जादू और तंत्र का नाम सुनकर शशि बिल्कुल सन्न रह गई थी। लेकिन बाबा, कोई हमारे घर पर काला जादू क्यों करेगा? और सबसे बड़ी बात, मेरी बहू से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? इस बेचारी को इस हवेली तो क्या, इस गांव में भी कोई नहीं जानता। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, काला जादू करने वाला कोई बाहर का नहीं होता, हमेशा कोई अंदर का ही शापित होता है, और कारण अवश्य ही कोई निजी होगा। कारण आप तलाशने की कोशिश करिए, मैं भी अपनी विद्या के जरिए पता लगाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बाबा, अभी तो आप कह रहे थे कि कमला के ऊपर किसी आत्मा का साया है, और अब आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर काला जादू का प्रयोग है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, यही पहेली तो मैं सुलझाना चाहता हूँ कि आखिर कौन है जिसने पहले आपकी बहू के ऊपर काला जादू किया। एक बात बताइए, तहखाने के उस कमरे में क्या कमला के इस घर में आने से पहले भी कभी कोई इस तरह की घटना हुई है? कभी कोई असामान्य चीज हुई है आपके घर में, या किसी को डर लगा हो? बाबा जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, आज तक सब सामान्य था। यही पहेली तो गहराती जा रही है। चाहे जो भी हो, इस पहेली की सिरे आपकी हवेली से ही जुड़े हैं। ठीक है, ऐसा करिए, इस हवेली में काम करने वाले सारे नौकर और सहायकों को हमारे सामने बुलाइए। हम एक बार उन सब की भी परीक्षा लेना चाहते हैं। इस तरह के मामले में अधिकतर घर के ही किसी आदमी का हाथ होता है। बाबा की बात सुनकर शशि घर में काम करने वाले सभी सहायकों को बुला लेती है। बाबा कुछ देर तक सिंदूर, मखाने और काले तिल को यज्ञ कुंड में डालकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। देखिए, मैंने अभी अभी तंत्र विद्या से सिंदूर को अभिमंत्रित किया है। आप में से जिसने भी कमला के ऊपर काला जादू किया है, स्वयं उस बात को स्वीकार कर लीजिए, वरना मैं बारी बारी से यह सिंदूर आप लोगों के मस्तक पर लगाऊंगा। इसको लगाने से जिसने भी कमला के ऊपर काला जादू किया होगा, उसका हाल कमला से भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। मुझे शक्ति प्रयोग करने पर विवश मत कीजिए। बाबा की ये बात सुनकर घर में काम करने वाले सभी 5 नौकरों के चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। एक एक करके बाबा सबके माथे पर सिंदूर का तिलक लगा ही रहे थे कि तभी पन्ना वहां से भागने लगती है। पकड़ो इसे, जरूर इसने ही सब किया है। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये 15 साल से हमारे घर में काम कर रही है। मुझे इसके ऊपर उतना ही भरोसा है जितना कि कोई अपने परिवार पर करता है। अखिलेश और कुलदीप पन्ना को पकड़कर बाबा के सामने लेकर आते हैं, और जैसे ही बाबा मुट्ठी में सिंदूर भरकर पन्ना के माथे की ओर लाते हैं, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं बाबा, छोड़ दो मुझे, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ था मेरा। बाबूजी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके जो भी कमा कर लाते थे, उसी में हम दोनों बहनें और बाबूजी अपना पेट पालते थे। कुछ समय के बाद बाबा की गंभीर बीमारी के कारण मौत हो गई। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि बाबा का इलाज कर सके। बस ऐसे ही तिल तिल मरकर देखते रहे हम अपने बाबा को। बाबा के जाने के बाद मैं छोटे मोटे काम करके घर चलाने की कोशिश करने लगी। मेरी बहन रुक्मणी इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर उसके प्रेम में पड़ जाए। हम गरीब लोग थे, गांव में बड़े बड़े जमींदार और ठाकुरों का राज था। उसकी सुंदरता को देखकर कहीं किसी अमीर की नियत उसके ऊपर खराब न हो जाए, इसीलिए मैं उसे घर में छुपा कर रखती थी। लेकिन कहते हैं ना, तालों में रखने के बाद भी कीमती चीज चोरी हो ही जाती है। न जाने कैसे एक रोज जब रुक्मिणी पानी भरने के लिए कुएं पर गई, तो उसे अखिलेश ठाकुर ने देख लिया। मेरी नादान 17 बरस की बहन नहीं समझ सकी कि ये अमीर ठाकुर सिर्फ गरीबों से अपना दिल बहलाया करते हैं। मेरे काम पर जाने के बाद वो चुपके से ठाकुर साहब से मिलने के लिए जाया करती थी। एक दिन उसके और ठाकुर साहब के प्रेम की भनक उनकी पत्नी यानी कि हमारे शशि मेम साहब को लग गई थी। शशि जी जानती थी कि अपने पति को उस लड़की से मिलने से रोकेंगी तो वो इसका विरोध करेंगे और घर में कलेश होगा सो अलग, हो सकता है उन्हें तलाक भी दे दे। इसीलिए उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शशि मेम साहब ने रुक्मणी को अपने विश्वास पात्र आदमी के हाथों गायब करवा दिया। ठाकुर अखिलेश से जब रुक्मणी कई दिनों तक मिलने नहीं आई तो इन्होंने आदमी भेजकर उसका पता निकलवाया। आसपास के लोगों ने उन्हें बताया कि रुक्मणी ना जाने कहाँ गायब हो गई है, शायद किसी के साथ भाग गई होगी। ठाकुर कुछ दिन तक उसका इंतजार करते रहे और जब रुक्मणी लौट कर नहीं आई
तो फिर धीरे धीरे रुक्मणी को भूल गए। जब मेरी बहन गायब हुई तो मैंने हर संभव कोशिश की अपनी बहन को तलाश करने की। फिर एक रोज किसी सहेली से मुझे पता चला कि मेरे काम पर जाने के बाद वो अखिलेश ठाकुर से चोरी छिपे मिला करती थी। इसीलिए मेरा शक इनके ऊपर चला गया। हम गरीब लोग हैं, सीधा जाकर ठाकुर पर इल्जाम लगाती तो मुझे भी मेरी बहन की तरह जाने कहाँ गायब करवा दिया जाता। इसीलिए मैं उनकी हवेली में काम मांगने के लिए आई। मुझे हवेली में काम तो मिला, लेकिन कई बरस बीतने के बाद भी अपनी बहन का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हवेली में एक आदमी धीरज सिंह का बहुत आना जाना था। मैंने अक्सर उसे ठकुराइन से बात करते देखा था। घर में आते जाते वो मुझे ताड़ने लगा था। धीरज सिंह मुझ पर डोरे डालने लगा था। मुझे अब सच जानने का मौका मिल गया था, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने रुक्मणी को गायब किया था। मैंने धीरज के साथ प्रेम का नाटक किया। एक रोज शराब के नशे में उसने मुझे रुक्मणी की सारी सच्चाई बता दी। रुक्मणी को गांव से उठवाने के बाद ठकुराइन ने उसे अपनी ही हवेली के तहखाने में बंद करवा दिया था। रुक्मणी को रखने के लिए उसने पहले ही तहखाने के कमरे को बीच में से दीवार लगवाकर खुफिया कमरे में बदल लिया था। रुक्मणी की खूबसूरती से ठकुराइन को इतनी चिढ़ थी कि ये उसके सुंदर चेहरे को अपने पति की बेवफाई का कारण मानती थी। मेरी बहन तो बच्ची थी। इस ठाकुर की मीठी मीठी बातें उसका अपरिपक्व दिमाग भांप नहीं सकी। लेकिन गलती तो तेरे पति की थी ना। ये तो शादीशुदा था, एक बच्चे का बाप भी था। रुक्मणी के साथ प्रेम प्रसंग चलाते उसे शर्म नहीं आई और माना कि रुक्मणी और ठाकुर का रिश्ता गलत या गुनाह था, तो उस गुनाह की सजा बस एक को ही क्यों मिली? वो एक अनाथ थी, कमजोर थी। इसीलिए ठकुराइन ने उसे तहखाने में लाकर जंजीरों से जकड़ कर रखा। उसे तरह तरह की यातनाएं दी, मारा पीटा। इतना ही नहीं, उसके सुंदर चेहरे को गर्म सलाखों से जलाया, उसके सुंदर लंबे बालों को कतर दिया। महीनों तक जुल्म सहने के बाद अंत में मेरी बहन रुक्मणी ने दम तोड़ दिया। रुक्मणी के मरने के बाद उसने वहीं पर गड्ढा खोदा और उसे उसी तहखाने में दफन कर दिया। मेरी बहन ने अपनी सुंदरता और गरीब होने की कीमत चुका दी थी। जब मुझे ये सब पता चला तो जी चाहा उसी दिन पूरी हवेली में आग लगा दूं। लेकिन मैं इन्हें आसान मौत नहीं देना चाहती थी, तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी, जैसे इसने मेरी बहन को मारा। इतना कहकर पन्ना जोर जोर से रोने लगती है। क्या रुक्मणी को तुमने गायब कराया था? इस भोले चेहरे के पीछे एक कातिल छिपी है। यह बात मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। अरे मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। शादीशुदा होकर अपने रिश्ते की मर्यादा को तोड़कर मुझे रुक्मणी के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बस क्षणिक आकर्षण था। आप पत्नी है हमारी। अरे एक बार अपने अधिकार दिखाकर तुम मुझे रोक कर तो देखती, एक बार मुझसे शिकायत तो करती। मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लेता। हो सकता है गलती ना भी मानता, तुमसे झगड़ता, फिर भी किसी का कत्ल तो कभी ना करता। तुमने इतने बरसों तक हमसे भी इतना बड़ा सच छिपाया। हाँ, तुम्हारी नफरत आज इस हवेली को ले डूबी। देख रही हो तुम्हारे कर्मों का फल कौन भोग रहा है। देखो पन्ना, उस कमला की क्या गलती है? वो तो बेचारी इस सब का हिस्सा भी नहीं है। तुम उसे छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। नहीं, मेरी रुक्मणी का क्या दोष था? वो भी तो बच्ची थी ना। तूने जितने जख्म दिए हैं ना रुक्मणी को, उन सब का हिसाब करने वो लौट कर आई है। लौट कर आई है वो। क्या रुक्मणी लौट आई है? हाँ, मैंने ठान लिया था इस परिवार को खून के आंसू रुलाना है। इस परिवार में अब बस मातम मनेगा, कोई जश्न नहीं। इसीलिए मैंने तंत्र और काला जादू सीखना शुरू किया। तंत्र मंत्र की शक्ति से मैंने ही तुझ पर ऐसा टोटका किया कि इस हवेली में कभी दूसरा बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता रहा और जब ठकुराइन मुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा करने लगी, मैंने तंत्र की ढेरों विधाएं सीखी ताकि मैं अपने काले जादू से इस हवेली को खाक में मिला दूं। कुलदीप बाबा 25 बरस के हुए।
तो उनकी शादी की बात चलने लगी। जिस दिन ठाकुर और ठाकुराइन कमला को देखने गए, उसी दिन तहखाने में जाकर मैंने अपने तंत्र की मदद से रुक्मणी की आत्मा को जागृत किया और उसे याद दिलाया कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है। रुक्मणी अब अपना बदला लेने के लिए तड़प रही थी। इसके बाद मैंने ही कमला के सामान पर काला जादू किया और उसके शादी के जोड़े का एक टुकड़ा काटकर उसकी आहुति रुक्मणी के लिए दी। तंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे कमला का शरीर खोखला होने लगा। जैसे ही कमला इस हवेली में आई, रुक्मणी की आत्मा को अपना शिकार मिल गया और उसने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया। तुम लोग चाहे जो कर लो, कमला को नहीं बचा पाओगे। 2 दिन बाद अमावस्या है। उसी रात कमला का खेल खत्म। और हाँ, कमला अकेली नहीं जाएगी, अपने गुनहगारों को साथ लेकर जाएगी। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन उस बच्ची को छोड़ दो, उसका कोई दोष नहीं। पन्ना अचानक ही अपने कपड़ों में छिपाई हुई एक काली गुड़िया को बाहर निकालती है और आंख बंद करके मंत्र पढ़ते हुए चाकू से उसका हाथ काटकर गर्दन मरोड़ देती है। कोई नहीं बचा सकता। एक जोरदार धमाके के साथ कमला के कमरे का दरवाजा टूटकर दूर जा गिरता है और कमला 4 पैर वाले जानवर की तरह सीढ़ी से उतरकर दौड़ते हुए बाबा के सामने आ जाती है। पैर से पटककर दरवाजा खोलने के कारण उसके पैर खून से लथपथ हो रहे थे। अपने हाथ में चाकू उठाकर वो अपने लंबे बालों को बुरी तरह काटने लगती है। छोड़ दो मेरी बहू को। मेरे गुनाहों की सजा उसे मत दो। शशि जाकर कमला से चाकू छीनने की कोशिश करने लगती है। तभी कमला उस चाकू से शशि पर एक के बाद एक दर्जनों हमले कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बाबा अब यज्ञ में आहुति डालकर कमला को बाधा मुक्त करने के लिए हवन कर रहे थे, जिससे कमला बहुत बेचैन हो रही थी। तू चला जा यहाँ से, नहीं तो तू भी मरेगा। जा। कमला की भयानक गरजती आवाज सुनकर एक पल को बाबा भी अपने मंत्र रोक देते हैं। वो जल है ना आपके पास, इसे अपने पास आने मत देना। मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन यह आत्मा बहुत ताकतवर है। काला जादू इसके शादी के जोड़े पर भी किया गया था। इस पन्ना के कमरे में जाकर देखो, कमला के लहंगे का कोई टुकड़ा मिले तो तुरंत यहाँ लेकर आना। सबसे पहले कमला के ऊपर से काली शक्तियों का असर कम करना होगा। कुलदीप तुरंत ही दौड़कर पन्ना के कमरे में जाता है तो देखता है पन्ना ने कमला के लहंगे के कपड़े से एक गुड़िया बनाकर उसमें असंख्य सुइयां चुभोकर उसे पंखे से लटका रखा था। कुलदीप तुरंत उस गुड़िया को लेकर बाबा के पास पहुंचता है। बाबा गुड़िया में से एक एक करके सुइयां निकालने लगते हैं और बदले में कमला अपने शरीर को रबर की गुड़िया की तरह मरोड़कर बुरी तरह चिल्ला रही थी। अचानक कमला अपने हाथ में पकड़े चाकू से अपना मुंह काटने लगती है। कमला के मुंह से बेतहासा खून गिर रहा था और वो पागलों की तरह हंस रही थी। बाबा उस गुड़िया पर जल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी इस बाबा को निकालो यहाँ से, वरना अभी अपना गला काट दूंगी मैं। इतना कहकर कमला चाकू से अपना ही गला रेतने लगती है। खून की बूंदें जमीन पर गिरती देखकर बाबा वहां से उठकर जाने लगते हैं। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे शांत करने के लिए जो करना है जल्दी करना होगा। मुझे जाना होगा, नहीं तो कमला की जान चली जाएगी। बाबा के जाने के बाद अब ठाकुर को कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा था। रुक्मणी, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। मैंने ही तुम्हें वो सब सपने दिखाए जिसने तुम्हें मौत तक पहुँचा दिया, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था। मैं तो प्रेम करता था तुमसे, आज भी करता हूँ। रुक्मणी, जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। बस तुम इस बच्ची को जाने दो, ये बेगुनाह है। कमला की जान बख्श दो। नहीं रुक्मणी, ये जाल है, तुझे इनकी बातों में नहीं आना है। कोई माफी नहीं, छोड़ना नहीं इसको। अगले ही पल ठाकुर चाकू से अपने हाथ की नस काट लेता है। एक जोरदार चीख के साथ कमला जमीन में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ठाकुर और कमला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां वे दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। पन्ना अब पुलिस की गिरफ्त में है। बदला हमेशा विनाश लेकर आता है और माफी के पीछे शांति होती है। रुक्मणी ने शांति को चुना। रुक्मणी की लाश के अवशेष निकालकर ठाकुर सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करवाता है, ताकि रुक्मणी की आत्मा को सदा शांति मिल सके।